हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग एकेडमी। टीचिंग एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग क्या देख रहे थे? हम लोग देख रहे थे जो जेटेड और सीटेड का पहला टॉपिक है। कौन सा पहला टॉपिक है? विकास की अवधारणा। कौन सी? तो विकास की अवधारणा। विकास की अवधारणा एवं अधिगम से उसका संबंध, इसके बारे में देख रहे थे। ठीक ना? तो आज तो इस टॉपिक को हम लोग देख रहे थे, इसका सारा थ्योरी हम लोग कर चुके थे। ठीक ना? उसके बाद लास्ट क्लास में हम लोग क्या किए थे? लास्ट क्लास में हम लोग जितना भी थ्योरी पढ़े हैं इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा है, चाहे वह जेटेड का हो, सीटेड का हो या अदर स्टेट का, वो सारा क्वेश्चन को देखे थे। लेकिन उतना ही क्वेश्चन है और भी हम लोग आज भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इसमें भी सारा जेटेड का, सीटेड का और अदर जितने भी स्टेट टेट के एग्जाम में सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही देखेंगे। और आप देखिएगा, जो हम आप लोग को थ्योरी दिए हैं, थ्योरी पढ़ाए हैं, मैक्सिमम आपका 99% जितना भी क्वेश्चन हम आप लोग को दे रहे हैं सारा मेरे थ्योरी में मिल जाएगा। सारा कुछ हम पहले से आप लोग को पढ़ा चुके हैं, क्योंकि जो भी थ्योरी हम दे रहे हैं ना, कंटेंट, ऐसा कंटेंट आपको, हमको नहीं लग रहा है कि यार कहीं मिलेगा। जितना अच्छा से कंटेंट हम आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं, देखिएगा सारा क्वेश्चन आपका क्लास में पढ़ाया हुआ है, वो थ्योरी से ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए आप लोग को दिखाते हैं। ये पार्ट 2 है। ठीक ना? पार्ट 1 में हम लोग क्या किए थे? 1 से 41 तक किए थे क्वेश्चन। ठीक ना? क्वेश्चन नंबर 1 से 41 तक किए थे। आज पार्ट 2 है। आज हम लोग का 42 से देखेंगे। कितना? 42 से 80 तक देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? देखिए सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये कहाँ? डी एस एस, डी ट्रिपल एस, बी पी आर टी और सी टेट 16 में 1 to 5 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सारा क्वेश्चन जितना भी हम करवा रहे हैं ना, आप देखिएगा बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ। सब में यहाँ पे कौन सा एग्जाम में पूछा हुआ, कब पूछा हुआ, कौन सा क्लास का 1 to 5 या 6 to 8 लिखा हुआ रहेगा। आप लोग सब में देख लीजिएगा, क्योंकि हम सब में बताइए पॉसिबल नहीं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। ठीक ना? देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है? विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे के में भिन्न होती है। तो बिल्कुल सही बात है। ये तो पहले हमेशा से हम बोल रहे हैं कि विकास की गति एक आदमी और एक बालक या दूसरे बालक में अलग अलग होता है, किंतु यह एक नमूने को अनुपालन कर दिए। देखिए जो पहला क्वेश्चन है ना, डायरेक्ट थ्योरी से है। अब देखिएगा मेरा थ्योरी जो पढ़ाए हैं, डायरेक्ट ये टॉपिक को, थ्योरी को, पॉइंट को हम लिखाए हैं आपका नोट्स में जो भी पढ़ा रहे थे। देखिए क्या कर दी है? विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में तो बिल्कुल भिन्न होता है, क्योंकि हर बालक का विकास का गति अलग हो। क्रम तो एक होता है, लेकिन गति का बात करेगा तो गति अलग अलग होता है। किसी का विकास का गति किसी में तेजी से होता है तो किसी में थोड़ा धीरे होता है। तो किंतु यह नमूने का अनुपालन मतलब कौन सा प्रोसेस को फॉलो करती है? देखिए क्या, ऊंची से नीची ऐसा तो नहीं होता है कि ऊपर से नीचे जाएगा, कि अव्यवस्थित ऐसा भी नहीं होता है, कि सिस्टमेटिक नहीं रहेगा, यह भी नहीं होता है। उसके बाद क्या, अप्रत्याशित मतलब जिसका हम उम्मीद ना किए हो वैसा होता है क्या? विकास की गति नहीं, ये भी नहीं होता है। क्या होता है? ये भी नहीं होता है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो हम बताए थे आपको, देखिए, किंतु यह एक क्रमबद्ध विकास, क्रमबद्ध होता है और व्यवस्थित होता है। ये देखिएगा थ्योरी में हम डायरेक्ट ये पॉइंट को आप लोगों को लिखाए हैं। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अलग अलग होती है, भिन्न होता है, लेकिन यह क्या करता है? एक क्रमबद्ध तरीका में होता है और एक व्यवस्थित तरीका में होता है। चलिए समझ आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, पढ़िए क्वेश्चन आप लोग। ये भी यूपी टेट पेपर 2 में 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? शारीरिक अंगों अथवा संपूर्ण जीव की बढ़ोतरी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अगर किसी का शारीरिक अंग बढ़ रहा है, चाहे वो संपूर्ण जीव, वो जीव ही है, छोटा से बड़ा हो रहा है। जैसे जीव 5 सेंटीमीटर मतलब 2 फीट का था, फिर 2.5 फीट का हुआ, फिर 3 फीट का हुआ, फिर 4 फीट का हुआ। तो क्या हुआ? उसका वृद्धि हो रहा है। ठीक ना? बढ़ोतरी हो रहा है, और उसका शारीरिक अंग भी बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? शारीरिक अंग भी बढ़ रहा है और उसका जीव का आकार भी बढ़ रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्या इसको विकास कहते हैं? परिपक्वता कहते हैं? नहीं, ये भी नहीं। क्रम विकास कहते हैं? ये भी नहीं। हम लोग इसको क्या कहते हैं? हम लोग पढ़े हैं वृद्धि क्या होता है, कि उसकी आकार में वृद्धि होता है, आकार में परिवर्तन, वजन में परिवर्तन। तो वही यहाँ पे क्या हो रहा है? उसका अंग में शारीरिक अंग बढ़ रहा है या परिवर्तन हो रहा है, और जीव का जो संपूर्ण जीव है उसका आकार या साइज या वजन में बढ़ोतरी हो रहा है। इसको क्या बोले हम लोग? वृद्धि, यही ग्रोथ। इसी को यहाँ पे लिखा हुआ है समृद्धि। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए, समृद्धि। देखिए इसका इंग्लिश क्या होता है? ग्रोथ।
अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए ये भी क्वेश्चन आपका 3 बार पूछा हुआ है, सीटेट 1 to 5 में 21 में, फिर आसाम टेट में, हरियाणा टेट में, आप लोग देखते जाइए, सारा पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वृद्धि केवल जैविक और भौतिक परिवर्तन से संबंधित करती है, उससे सिर्फ संबंधित है। आप देखिए लेकिन विकास मानसिक सामाजिक और भावनात्मक गतिविधियों से संबंधित करता है, उससे रहता है। ये बात कथन क्या है, बिल्कुल सही है। वृद्धि क्या, उसमें सिर्फ क्या हमारा आकार बढ़ता है, वजन बढ़ता है, साइज बढ़ता है, शरीर का जो ढांचा होता है वो चेंज होता है। लेकिन अगर जहाँ विकास का बात करते हैं तो विकास में हम लोग का क्या ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है, चारित्रिक भावनात्मक हर तरह का विकास होता है विकास में, ठीक ना। तो ये कथन बिल्कुल सही है आपका। अब दूसरा देखते हैं, वृद्धि स्थिर है किंतु विकास एक सतत है, ये भी सही है। विकास क्या है पहले बताएं, विकास एक सतत प्रक्रिया है, वृद्धि स्थिर है। तो अब थर्ड ऑप्शन हम लोग देखते हैं, ये भी आपका सही है और ये भी सही है। विकास के बिना बिना वृद्धि नहीं हो सकती, ये गलत बात है। विकास के बिना वृद्धि हो सकता है, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा का मतलब वो छोटा से बड़ा हो रहा है, लेकिन उसका मतलब शरीर सिर्फ बढ़ रहा है, मानसिक विकास नहीं हो रहा, शारीरिक विकास हो रहा है, मतलब सिर्फ शारीरिक विकास हो रहा है, हर तरह का विकास नहीं हो रहा, क्या वृद्धि तो हो रहा है ना उसका। तो ये हम लोग नहीं बोल सकते कि सही है, ये पूरी तरह से सही नहीं है। वृद्धि और विकास जीवन भर चलता है, ये भी क्या, विकास तो जीवन भर चलता है, ये विकास है ना, विकास जीवन भर चलता है, लेकिन वृद्धि जीवन भर नहीं चलता है। वृद्धि कहाँ चलता है, वृद्धि हमारा क्या जन्म से जन्म से लेकर किशोरावस्था तक या 18 वर्ष तक चलता है, ठीक ना। और ये जो हम लोग का विकास है कहाँ से कहाँ चलता है, तो ये माँ के गर्भ से, कहाँ से, माँ के गर्भ से, माँ के गर्भ से मृत्यु तक, मृत्यु तक चलता है, ठीक ना। तो ये भी क्या है, गलत है। एक ये तो सही है लेकिन ये गलत है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल वन, ये तो नहीं होगा। ए और बी दोनों, तो ये ऑप्शन मेरा सही होगा, ऑप्शन बी नंबर सही होगा, ए बी सी डी ए नहीं होगा, ऑप्शन बी सही है। देखिए इतना अच्छा तरीका से आप लोग को समझा रहे हैं, एक एक क्वेश्चन को पूरा डिटेल से समझा रहे हैं, हर पॉइंट को डील कर रहे हैं। तो आप लोग को पढ़ने में मजा, और अगर समझ में आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट में करके जरूर बताइएगा कि सर कैसा लग रहा है, मेरा पढ़ाई हुआ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी सी टेट में पूछा हुआ 22 में, 6 to 8 में। कथन क्या है, बच्चे सही ढंग से नहीं सीख पाते अगर वह अस्वस्थ या अल्प पोषित होते हैं, ये भी कहीं ना कहीं सही है। देखिए बच्चा स्वस्थ नहीं रहेगा, बीमार रहेगा या और किसी तरह का उसको प्रॉब्लम है, तो क्या वह सही ढंग से सीख पाएगा, नहीं सीख पाएगा। जैसे आप भी मान लीजिए टीचर है, ठीक ना, क्लासरूम में देखते हैं कोई बच्चा बेंच में माथा मुंडी नीचे करके सोया हुआ रहता है, या कुछ और प्रॉब्लम रहता है उसको, बुखार, या तो क्या स्वस्थ नहीं है, तो स्वस्थ क्या उसको सही तरीका से सीख पाएगा, नहीं। या अल्पोषित मतलब उसको पोषण सही प्रकार से नहीं मिलेगा तो भी वह सही ढंग से नहीं सीख पाएगा। तो ये कथन क्या है, ये कथन बिल्कुल सही है। आप देखते हैं उसका तर्क, तर्क क्या है, विकास के सभी आयाम परस्पर रूप से जुड़े हुए हैं, ये भी सही है। शारीरिक संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है, ये भी कथन सही है। सारा हम देखिएगा थ्योरी में लिखाए हुए हैं कि सब विकास के जितने भी आयाम है सब एक दूसरे से परस्पर रूप से जुड़े हुए हैं, और शारीरिक विकास संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता ही करता है। तो क्या हो जाएगा मेरा ऑप्शन, देखिए क्या बोल रहा हूँ, दोनों तो सही है, ए और बी दोनों सही है। देखिए इसमें भी सही है, ए और बी दोनों सही है। ये देखिए लेकिन ये गलत है, ये तो ऐसे ही गलत है, ये भी नहीं होगा। ये दोनों में देखते हैं, लेकिन क्या बोल रहा है, सही व्याख्या नहीं करता है, नहीं सही व्याख्या करता है, उसके बारे में सारा कुछ बता रहा है। तो क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोग को, आप लोग कमेंट कीजिए समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, सभी लोग कमेंट कीजिए। जिनको लग रहा है अच्छा पढ़ा रहे हैं, अच्छा समझ में पूरा आ रहा है, कमेंट कीजिए। और जिनको नहीं भी समझ में आ रहा वो कमेंट कीजिए कि नहीं सर समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा और समझाइए, बताइए आप लोग, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, बाल विकास में बाल विकास में डैश से डैश तक होने वाली वृद्धि व बदलाव का अध्ययन किया जाता है। तो बच्चा का देखिए बाल विकास, यहाँ विकास कहाँ से होता है, विकास तो माँ के गर्भ से होता है, तो यहाँ जन्म बोल रहा है, ये तो होगा नहीं।
ये जन्म बोल रहा नहीं, हाँ ये बोल रहा है गर्भधारण, ये तो होता है, लेकिन क्या बोल रहा है बाल विकास, यहाँ से यानी कि गर्भधारण से कहाँ तक, उसका फिर होने वाली वृद्धि तक है, लेकिन वृद्धि कहाँ तक होता है, वृद्धि हमारा 18 साल तक ही होता है, 18 से 20 साल तक, यानी उस एज को क्या बोलते हैं आगे हम लोग पढ़ेंगे। अभी जो सेकंड इसके बाद का टॉपिक स्टार्ट होगा उसमें बालक का विभिन्न अवस्था के बारे में पढ़ेंगे और उसके सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। ये आपका बीएड में पढ़ना है और जेटेड सीटेड सब में पढ़ना है, तो उसको भी डिटेल से पढ़ेंगे, अगले क्लास से वही पढ़ेंगे, ठीक ना। तो क्या बोल रहा है, किशोरावस्था तक होता है, वृद्धि कहाँ तक होता है, किशोरावस्था यानी कि 18 साल तक। तो देखिए कि यहाँ पे किशोरावस्था क्या, यहाँ बोल रहा है मध्य बाल्यावस्था, ये नहीं, ये तो 12 साल के आसपास होता है। तो क्या हो, किशोरावस्था तक, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, ये होगा ऑप्शन डी। बाल विकास में गर्भधारण से कहाँ तक, किशोरावस्था तक होने वाली वृद्धि व बदलाव का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए ये भी क्वेश्चन तो डायरेक्ट थ्योरी से, ये भी मेरा थ्योरी अब अगर पढ़े होंगे तो डायरेक्ट लिखा हुआ है पॉइंट, ठीक ना, सारा कुछ बताया हुआ है। ये भी देखिए 2 बार पूछा हुआ है, रीट में लेवल ने पूछा हुआ है 2022 में, फिर एचपी टेट में भी पूछा है। क्वेश्चन क्या है, विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है, ये तो डायरेक्ट हम सारा कुछ क्लास में करवाए हैं, आप लोग को बताए भी है। कहाँ से बढ़ता है विकास, जटिल से कठिन बढ़ता है, नहीं ये तो नहीं है। विकास विशिष्ट सामान्य उल्टा दिया हुआ है, साधारण से आसान नहीं, ये तो दोनों एक ही है, साधारण और आसान समझिए तो एक ही है। क्या बताए थे हम, सामान्य से विशिष्ट की ओर, ये करेक्ट ऑप्शन है। अब देखिएगा नोट्स में सारा कुछ हम लिखाए हुए हैं, ये पॉइंट भी आप देखिए, हम कितना अच्छा आप लोग को नोट्स दिए हैं कि सारा क्वेश्चन जितना भी प्रीवियस ईयर पूछा है सारा कुछ मेरे नोट्स में मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, सारा कुछ मिलेगा आपको। और भी जितना क्वेश्चन हम करवा रहे हैं इसके अलावा, क्योंकि देखिए लगभग एक चैप्टर से 80 क्वेश्चन करवा रहे हैं, 80 क्वेश्चन कम नहीं होता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करवा रहे हैं, उसके अलावा और भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो क्या अभी जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा पूरा सीडीपी का तो फिर से प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि सीडीपी में देखिए अब थ्योरी पढ़े उसके साथ आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, अगर प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा और सिर्फ थ्योरी पढ़िएगा तो नहीं होगा, आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये भी आपका सीटेट में 1 to 5 में पूछा हुआ है 2022 में, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है, विकास की प्रक्रिया के बारे में कौन सा सही है। तो देखिए विकास की प्रक्रिया एक दिशीय होती है, ये तो गलत है, हम तो ये भी आपको नोट्स में लिखा है, जो विकास के विभिन्न आयाम बता रहे हैं इसमें पहला पॉइंट ही लिखे थे, क्या विकास बहुदेशीय होता है, ठीक है ना, एक दिशा नहीं, ये एक दिशीय नहीं बहुदिशीय होता है, बहुदिशीय होगा, कैसा होता है, बहुदिशीय होता है और बहुआयामी भी होता है, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं एक दिशीय, क्या केवल व्यक्ति की आनुवंशिकता से प्रभावित होता है, ऐसा है क्या, कि विकास की प्रक्रिया है केवल कि जो आनुवंशिक कारक उस पर डिपेंड करता है, नहीं, उसके साथ ये वातावरण कारक पे डिपेंड करता है, वातावरण कारक भी बहुत सा फैक्टर आता है तो उस पर डिपेंड करता है, तो ये भी कथन गलत है। और देखिए यहाँ केवल है, केवल ये तो नेगेटिव वर्ड है, ऐसे भी ये नहीं होगा, ठीक ना, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती है, ये तो सही है, क्योंकि जो भी बच्चे अलग अलग संस्कृति के होते हैं तो कहीं ना कहीं उस संस्कृति का प्रभाव उस बच्चे पे पड़ता है, वह किस तरह की संस्कृति में रहते हैं उसके अनुसार वो ढलते हैं, तो उसी के अनुसार एक बच्चे का विकास भी होता है, ठीक ना। तो ये ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन नंबर थर्ड सी। उसके बाद क्या, विकास केवल वातावरणीय कारकों पर द्वारा निर्धारित होता है, नहीं, ये भी केवल बोल रहा है, और ये क्या केवल वातावरण, ये भी नहीं होता। यहाँ बोल रहा है केवल अनुवांशिकता, वो भी नहीं होगा, केवल केवल देखिए दोनों में मिल के होता है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। आप लोग को समझ में आ रहा है ना, इतना अच्छा से बता रहे, अगर अभी नहीं समझ में आएगा तो फिर क्या ही बोल सकते हैं आप लोग को हम। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये भी सीटेट में पूछा हुआ है 6 to 8 में 2021 में। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा विकास के विषय में सही नहीं है, कौन सा विकास के विषय में सही नहीं है।
देखिए ये पॉइंट फिर से आ गया। विकास बहुआयामी होता है, पहले ही बता चुकी है और मेरा नोट्स में लिखा हुआ है, और बहुमुखी भी होता है, ठीक ना, मल्टी डायमेंशनल और मल्टी फेस्टेड। ठीक है, उसके बाद कौन सा सही नहीं है, ये तो सही है। फिर क्या बोल रहा है, सांस्कृतिक परिवर्तन से विकास प्रभावित नहीं होता। अभी जस्ट इसके पहले वाला क्वेश्चन में हम बताएं कि विकास क्या, उसका सांस्कृतिक परिवर्तन जो क्या सांस्कृतिक परिवर्तन उस पर डिपेंड करता है, यहाँ बोल रहा नहीं होता है, तो ये तो गलत है, होता है, क्या सही नहीं है। और फिर अगला ऑप्शन देखते हैं, विकास जीवन पर्यंत परिवर्तन की प्रक्रिया, ये भी सही है, सारा नोट्स में लिखा हुआ है। विकास जीवन पर्यंत चलता है, माँ के गर्भ से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। विकास कैसी प्रक्रिया है, तो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। उसके बाद क्या बोल रहा है, विकास सुनियोजित पूर्व निर्धारित रीति से होता है, ये भी बोले, इसके पहले ही बताया कि विकास एक क्रमबद्ध तरीका से और व्यवस्थित तरीका से होता है, पूर्व निर्धारित होता है, तो ये भी सही है। तो कौन सा कथन गलत है, ये वाला कथन, ऑप्शन बी। यहाँ बोल रहा है विषय में सही नहीं है, देखिए यहाँ बोल रहा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, देखिए ये भी सही है विकास के बारे में, और ये भी सही है, ये भी सही है विकास के बारे में, लेकिन ये सही नहीं। और यहाँ गलत पूछ रहा कौन सही नहीं है, तो इसके अनुसार हमारा ऑप्शन बी सही है, ये विकास के बारे में गलत कथन है, ठीक है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ आपका यूपी टेट में 2022 में जो दोबारा एग्जाम हुआ था उसमें पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन क्या है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन नहीं दिया है। आप लोग याद कीजिए, ये भी थ्योरी में लिखा हुआ है, ये भी जो स्टेटमेंट दिया हुआ है सारा हम आपका थ्योरी में लिखाए हैं। विकास के बारे में जो स्टेटमेंट दिए थे पहला क्लास में ही लिखाए होंगे, थ्योरी में देखिए सारा कुछ बताए हैं। जितना भी हम बता रहे मैक्सिमम तो बोल ही रहे, थ्योरी से ही क्वेश्चन पूछा हुआ है मेरा, जितना अच्छा दिए हैं। तो क्या ये किसका स्टेटमेंट था, यह स्टेटमेंट क्या मेरिडिथ का था, नहीं इसका, इनका तो नहीं था, इसके बारे में नहीं, गोसेल का भी नहीं था। इनका कथन किनका था, ये हार्लॉक का कथन था। हार्लॉक ही ये क्वेश्चन ना अक्सर पूछा जाता है और फिर से पूछ सकता है, पूछा हुआ है। ये कथन किसके द्वारा दिया हुआ है, तो ये मनोवैज्ञानिक हार्लॉक नाम के एक मनोवैज्ञानिक है, उनके द्वारा दिया हुआ है। किसके बारे में, तो विकास के बारे में ये कथन उन्होंने बोला था, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी क्वेश्चन 3 बार पूछा हुआ है, 19 एचपी टेट में 2 बार, फिर छत्तीसगढ़ टेट में पूछा हुआ है पेपर नंबर 1 to 5 में। विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या होता है, ज्ञान में वृद्धि होता है, वृद्धि होगा तो ज्ञान में वृद्धि होता है, ऐसा तो नहीं है, ये तो विकास में आ जाता है, वृद्धि में नहीं। संवेदन में क्या उसका सेंसेशन में इंक्रीज होता है, ऐसा भी नहीं है। वजन में वृद्धि होता है, ये तो वृद्धि में आता है, ठीक ना। लेकिन विकास में ओवरऑल बोले तो क्या क्या आता है, देखिए आकार आता है, ठीक ना, आकार ये सही है। सोच समझ और कौशल, क्योंकि यहाँ वृद्धि के साथ साथ क्या हो रहा है, ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये विकास यही होगा। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, देखिए विकास में वृद्धि से तात्पर्य है, मतलब क्या उसमें वृद्धि तो हो रहा है लेकिन साथ में साथ उसका विकास भी तो होना चाहिए। यहाँ पर देखिए सिर्फ वृद्धि हो रहा है, ये सब में क्या वृद्धि हो रहा है, और यहाँ पे सिर्फ क्या आपका विकास हो रहा है। यहाँ देखिए वृद्धि भी हो रहा है, ये सब सोच समझ कौशल भी वृद्धि हो रहा है, ये सब में मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, ये वाला ऑप्शन सही होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, बाल विकास में डैश से तक होने वाली बुद्धि व बदलाव का अध्ययन किया जाता है, कहाँ से कहाँ तक होने वाली। ये क्वेश्चन रिपीट कर गया, ये क्वेश्चन पहले भी हम आप लोगों को करवा चुके हैं। इसका आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर डी, गर्भाधारण से किशोरावस्था तक। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक ना, इसलिए इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ आपका, निम्न में से कौन विकास की विशेषता नहीं है, कौन सा विकास का विशेषता नहीं है, तो क्या विषाद, देखिए पहला क्या है, संचयी होना। हाँ विकास में बहुत से गुणों का संचय तो होता है, तो ये क्या उसका तो विशेषता बता रहा है, विकास का विशेषता है दिशात्मक होना। विकास भी बोले ना बहुदिशीय होता है, तो ये भी क्या होता है, विकास बहुदिशीय होता है।
ठीक है। विशिष्ट होना, ये भी बोले विकास भी क्या होता है, विशिष्ट, ये भी सही। क्या विकास कैसा होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं ना, सामान्य से विशिष्ट जाते हैं तो भी। थोड़ा सा हैंड राइटिंग खराब है मेरा, धीरे धीरे सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब सही है, ये भी विकास का विशेषता है, ये भी है, ये भी है। लेकिन अनियंत्रित और स्वतंत्र होना यह विकास का विशेषता नहीं है। कहीं आप पढ़े हैं ऐसा कुछ हम पढ़ाए हैं, नहीं। तो ये विकास का विशेषता नहीं है। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, अनियंत्रित एवं स्वतंत्र होना यह विकास का विशेषता नहीं है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, ये भी देखिए तीन तीन बार पूछा हुआ क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ टेट में, हरियाणा टेट में, ये भी हरियाणा टेट में फिर से पूछा है, दो दो बार रिपीट किया हुआ है। क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सीखने का अर्जन नहीं है, मतलब किसको सीखने से आता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सीखने का अर्जन नहीं है, सीखने के बाद अगर कुछ चीज को सीखते हैं तो वो आउटकम कौन सा नहीं आता है। आदत तो क्या आता है, अगर हम कुछ चीज को सीखते हैं तो धीरे धीरे उसका आदत होता है कि नहीं, हो जाता है। मान लीजिए हम लोग पढ़ाने के लिए सीख रहे हैं तो धीरे धीरे पढ़ाने का आदत हो जाता है। कुछ भी ड्रिंक करने के लिए सीख रहे हैं तो धीरे धीरे उस ड्रिंक करने का आदत हो जाता है। कुछ खाने के लिए सीख रहे हैं, धीरे धीरे उसका आदत हो जाता है। तो ये होता है, ठीक ना। ज्ञान ये भी होता है क्योंकि हम लोग धीरे धीरे पढ़ते हैं तो पढ़ने का भी आदत हो जाता है। फिर देखिए वृद्धि, ये भी कहीं ना कहीं छोटा से बड़ा होता है, तो ये भी उसका पार्ट है। लेकिन क्या परिपक्वता यह नहीं होता है, क्योंकि मेचुरेशन इससे नहीं आता है, ठीक ना, सीखने से नहीं आता। मेचुरेशन कैसे आता है कि वो उसका जैसे जैसे कोई बच्चा है ना, उसका उम्र बढ़ेगा, उसका मान लीजिए 1 साल से 2 साल गया, 4 साल 5 साल हुआ, जैसे जैसे उसका उम्र बढ़ेगा ना उसका मेच्योरिटी बढ़ेगा। तो यहाँ कोई सीखने से मतलब है नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन, पूछ रहा क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से कौन सीखने का अर्जन नहीं है, मतलब सीखने के द्वारा कौन सा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ये तो आदत आ सकता है, ज्ञान भी आ सकता है, वृद्धि भी हो सकता है, लेकिन जो परिपक्वता है ना वह सीखने से नहीं आता है। यह उम्र बढ़ने के साथ मेच्योरिटी बढ़ता है। बच्चा जैसे जैसे जितना ज़्यादा एजेड होगा वो उतना ज़्यादा मेच्योर होगा, समझदार होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ दो दो बार। बच्चों के व्यक्तित्व के सहायक पूर्ण विकास के लिए माता पिता को चाहिए, सहायक पूर्ण या फिर इसको बोल सकते हैं सहायता पूर्ण विकास के लिए, सपोर्टिव इन्वायरमेंट के लिए क्या चाहिए, सपोर्टिव डेवलपमेंट के लिए माता पिता को क्या चाहिए, बच्चे के लिए अधिक सुरक्षा प्रदान करना। क्या बच्चे को बहुत ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करेगा तो बच्चे का पूरा अच्छा से उसका व्यक्तित्व का विकास होगा, ऐसा होता है क्या, नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये बिल्कुल नहीं है, ये तो कथन गलत है। फिर क्या बोला, बच्चे की अन्य बच्चों के साथ नियमित रूप से तुलना करना, ये भी गलत है। ये तुलना करना ही नहीं करना, ये भी नेगेटिव वर्ड है, क्या है, ये नेगेटिव वर्ड है, ठीक ना, नेगेटिव टैग वर्ड है, तो इसका तो ऐसे भी ये होगा ही नहीं। किसी कभी भी एक बच्चे से दूसरे बच्चे के साथ तुलना करने का जो भी आंसर रहेगा ना, और नेगेटिव में जाएगा, वो मैक्सिमम टाइम आंसर नहीं होगा, अगर नेगेटिव में पूछेगा तब होगा, ठीक है। तो तुलना करना ये भी नहीं होगा, एक दूसरे से तुलना नहीं करना है हम लोग को, ठीक है। सबको एक समान मानना है। उसके बाद क्या बोला, घर घर में अनुकूल वातावरण प्रदान करना, हाँ ये तो कथन बिल्कुल सही लग रहा है। क्या बोल रहा, बच्चों के व्यक्तित्व के सहायक पूर्ण विकास के लिए माता पिता को क्या चाहिए, कि माता पिता को चाहिए कि घर में ही क्या उसको एक अच्छा इन्वायरमेंट दे, बच्चे को एक अनुकूल इन्वायरमेंट दे कि बच्चा का सही तरीके से विकास हो पाए, बच्चा पढ़ पाए, उसका संपूर्ण जो भी जितना भी उसको शिक्षा देना चाहिए घर में सारा उसको सिखाए, ठीक ना, ये सारा कुछ उसको देना चाहिए, यानी कि एक अनुकूल वातावरण प्रदान करना चाहिए। ऐसा फिर ऑप्शन के, ये ऑप्शन आपका सही है। चौथा ऑप्शन क्या बोल रहा है, योग अध्यापकों के साथ व्यस्त रहना, ऐसा नहीं है, ठीक ना। उसके बच्चा का विकास के लिए क्या, जो बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं उनके साथ उसका जैसे ट्यूशन लगा देंगे तो क्या बच्चा अच्छा हो जाएगा, नहीं, बच्चा को सारा कुछ अब घर से ही अच्छा एक प्रॉपर इन्वायरमेंट दीजिए, उसके अनुकूल तो होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ आपका सीटेड 1 to 5 में 2018 में। क्या बोल रहा है, के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, मतलब के अलावा एक को छोड़कर बाकी सभी जो कारण है ना,
कारण से क्या होता है, कारण से खेल जो है ना, सभी कारण से खेल है ना, खेल युवा में बच्चों के विकास का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो कौन सा एक कारण नहीं है उसको देखना है। क्या बोल रहा है, वे अपने शारीरिक शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। क्या होता है, अगर बच्चे खेलते हैं, अगर युवा बच्चे खेलते हैं, बच्चे खेलते तो क्या होता है उनके, वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। होता है खेलने के बाद तो होता है उनका शरीर में कुछ ना कुछ शरीर का विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, उसमें निपुणता प्राप्त करते हैं, किसी खेल में बहुत अच्छा हो जाते हैं, खेलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो ये क्या, ये सही है। ये वो गलत ऑप्शन यहाँ बताना के अलावा बताना, ठीक ना। तो वो सही है क्या, यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, ये भी सही है। बच्चे खेलते हैं तो उनका जो और भी ऑर्गन सेंस है, ये सब का विकास होता है, ये उत्तेजित होता है। यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है, ये कथन बिल्कुल गलत है। क्या अगर बच्चे जो खेल रहे हैं तो क्या वो आप टाइम पास करने के लिए खेल रहे हैं? नहीं, बच्चे का शारीरिक खेलने से क्या शारीरिक विकास होता है, फिर बहुत सारा का विकास होगा, मानसिक विकास होगा। खेलेंगे तो शरीर का विकास होगा ना। तो ये कथन टाइम पास करने के लिए नहीं होता है। तो ये कथन जो बोल रहा है, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है, यह कथन बिल्कुल भी गलत है। तो यहाँ वही बोल रहा है के अलावा, यानी गलत ऑप्शन को बताना, तो ऑप्शन ये गलत होगा, ये मतलब आंसर ये सही है। उसके बाद देखिए, खेलने से क्या होता है, वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए, ये भी सही है। खेलने से ये सब का भी कौशल एक बच्चे में विकसित होता है कि कैसे खेलना चाहिए, कैसे उसका उपयोग करना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन, नेगेटिव ऑप्शन, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, ये भी क्वेश्चन आपका कहाँ 3 3 बार पूछा हुआ है। देख रहे हैं ना, जितना भी हम क्वेश्चन करवा रहे हैं आप लोगों को, सारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा हुआ है। और मैक्सिमम क्वेश्चन सारा मेरी थ्योरी से मैच कर रहा है, जितना भी थ्योरी आप लोगों को दिए हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। बालक की प्रथम पाठशाला, ये भी पूरे थ्योरी में हम बताए हैं। ये तो थ्योरी में लिखाए हैं, प्लस हम आप लोग को बताएं भी है। जितना क्लास ले रहे थे थ्योरी का, तो बीच बीच में कितना बार इसको हम बोले हैं कि एक बालक का प्रथम पाठशाला कौन होता है, तो परिवार होता है, ठीक ना। ये सही है। समाज होता है? नहीं, समाज नहीं होता। ये द्वितीय में, ये सब भी द्वितीय विद्यालय भी दूसरा में आ जाता है। प्रथम पाठशाला कौन होता है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आपका प्रथम पाठशाला परिवार होता है। एक बालक का, हमेशा याद रखिएगा, एक बालक का प्रथम पाठशाला कौन होता है, तो उस बालक का परिवार होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बच्चों का के शारीरिक विकास। देखिए, बच्चों का शारीरिक विकास में क्या क्या होता है, में केवल मात्रात्मक परिवर्तन होता है। बच्चों का जब शारीरिक विकास होता है तो क्या सिर्फ मात्रात्मक परिवर्तन होता है? देखते हैं। ये तो होता है, लेकिन केवल बोल रहा है, तो क्या हो सकता है, ये नहीं होगा। फिर में केवल गुणात्मक परिवर्तन होता है, ऐसा भी नहीं है। शारीरिक विकास में केवल गुणात्मक, केवल मात्रात्मक भी नहीं होता है, केवल गुणात्मक भी नहीं होता है, ये भी नहीं होगा। क्या बोल रहा है फिर, बच्चों के शारीरिक विकास की सटीकता से विकासात्मक क्षमताओं में तुलना करके भविष्यवाणी की जा सकती है, ये भी गलत है। तुलना करने वाला तो ऐसे भी तुलना करके, ये तो ये नेगेटिव वर्ड है, ये तो होगा नहीं, ये तुलना करना नहीं है। और कहाँ विकास के बारे में बोल रहा है कि तुलना भविष्यवाणी की जा सकती है, ये भी कथन आपका गलत है। तब लास्ट ऑप्शन देखते हैं क्या है, एक व्यवस्थित और अनुक्रमिक तरीके से होता है। क्या होता है, बच्चों का शारीरिक विकास एक व्यवस्थित और अनुक्रमिक तरीके से होता है, लेकिन अलग अलग बच्चों के विकास की दर अलग अलग होती है। बिल्कुल कथन सही है। बार बार आपको बोल रहे हैं कि एक बच्चा का विकास क्या होता है, हर बच्चा का विकास अलग अलग होता है, लेकिन विकास करने का जो क्रम होता है ना, सबका एक होता है। जैसे बच्चा का जन्म होता है तो बच्चा पहले क्या, सिर हिलाना सीखता है, उसके बाद क्या, फिर रेंगना सीखता है, फिर बैठना सीखता है, फिर क्या, खड़ा होता है, फिर चलता है, फिर दौड़ता है। तो ये प्रोसेस सब बच्चा में होगा, ठीक ना, क्योंकि ये क्रम है विकास का। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। कौन सा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका। पहला क्या है, बच्चों के शारीरिक विकास में देरी के लिए पूरी तरह से उनकी आनुवंशिक बनावट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। क्या ये सही है? ऐसा तो नहीं है। यहाँ क्या बोल रहा है, पूरी तरह से, ऐसा नहीं है।
टोटली उसका जो आनुवांशिक बनावट है उस पर डिपेंड नहीं करता, ऐसा नहीं बोल सकते हम, ठीक ना। तो ये कथन क्या है, गलत है। अब दूसरा देखते हैं, बच्चों के शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारक ही उत्तरदायी होते हैं, ऐसा भी नहीं होता है, ठीक है ना। एक बच्चा का विकास में ये हम लोग जानते हैं कि वंशानुगत कारक का प्रभाव पड़ता है, लेकिन उसके साथ साथ क्या, वातावरणीय कारक का भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। फिर वातावरणीय कारक बहुत सारे आ जाते हैं, परिवार, आसपास के लोग, विद्यालय, ये सारा कुछ, संस्कृति, समाज, सारा कुछ आ जाता है। तो यहाँ भी क्या बोल रहा है, के लिए कारक के, बच्चों के शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारक ही, ऐसा नहीं है, ये भी नहीं है, ये दोनों नहीं है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। वो तो क्या, दोनों कथन क्या है मेरा गलत है, यहाँ बोल रहा दोनों सही है, तो होगा नहीं सही, ये भी नहीं होगा। लेकिन क्या बोल रहा है, ए सही है, गलत है, नहीं, क्या दोनों गलत है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी आपका, बोथ ए और बी दोनों गलत है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ए और बी, असर्शन और रीजन दोनों गलत है, दोनों कथन गलत है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष शारीरिक विकास से संबंधित नहीं है, कौन सा संबंधित नहीं है। देखिए ये भी हम लोग आपको बताए थे, जो शारीरिक विकास का क्षेत्र एक थ्योरी बताए थे, उसमें भी सारा कुछ ये सब लिखा हुआ था, ठीक है ना। तो उसमें क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष शारीरिक विकास से संबंधित नहीं है, कौन कौन शारीरिक विकास से संबंधित नहीं है। तो क्या शारीरिक विकास में तो नर्व सिस्टम आता है ना, नर्व सिस्टम तो हमारे शरीर के अंदर ही होता है, मेन तो यही होता है, तो ये तो शारीरिक विकास से रिलेटेड है। तो बोल रहा है कौन सा नहीं है, यहाँ बोल रहा है नहीं है, देखिए नहीं है बोल रहा है, ये तो है ये फिर क्या बोल रहा है, अंतःस्रावी ग्रंथियां, ये भी शारीरिक विकास से संबंधित है, ये तो इंटरनल पार्ट है, ठीक है ना, शरीर के अंदर होता है, तो ये भी शारीरिक विकास से संबंधित है। उसके बाद क्या बोल रहा है, शरीर का ढांचा, ये भी शरीर का ढांचा शारीरिक विकास तो संबंधित रहेगा ही। तो ये तीनों क्या है, ये तीनों, ये भी आपका शारीरिक विकास से संबंधित है, ये भी हम लोग क्या बोल रहे हैं, कौन सा नहीं है। तो चौथा ऑप्शन क्या बच रहा है, प्रत्यक्षकरण, क्योंकि देखिए इस तरह से भी अगर नहीं भी आ रहा है ना, तो ये तीन हम लोग को पता चल ही जाएगा कि तीनों शारीरिक विकास से रिलेटेड है। ट्रिक भी आप देखिएगा, तो ये भी है शारीरिक विकास रिलेटेड, ये भी, तो कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन डी, प्रत्यक्षकरण। अब कुछ लोग पूछेंगे प्रत्यक्षकरण क्या है, तो यह ना एक जो, ये तो शारीरिक विकास है, ये जो है ना एक मानसिक विकास का प्रक्रिया है, किससे, तो ये मानसिक विकास से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, ये आपका मानसिक विकास से, मानसिक विकास से संबंधित है। थोड़ा सा हैंडराइटिंग खराब है, ठीक ना, आप लोग समझिए जो हम बोल दे रहे हैं, क्या यह किस मानसिक विकास से संबंधित है, और ये तीनों किससे है, ये तीनों आपका शारीरिक विकास से, शारीरिक विकास से संबंधित है, ठीक है। तो चलिए अब अगला ऑप्शन में जाते हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ, सारा क्वेश्चन तो पूछा हुआ ही है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है, देखिए ये भी आपका जो है पूरा थ्योरी में हम बताएं, शारीरिक विकास का जो क्षेत्र, इसके पहले वाला भी वैसा ही क्वेश्चन था, ये भी वैसा ही है। अभी हम लोग सिर्फ शारीरिक विकास वाला ही देख रहे हैं, फिर और भी आगे आएगा। इसमें क्या बोल रहा है, शारीरिक विकास का क्षेत्र, ये भी बताए थे, पहला क्षेत्र कौन सा होता है, स्नायु मंडल, नर्व सिस्टम, जिसके पहले भी क्वेश्चन में था, ये भी होता है शारीरिक विकास का क्षेत्र। उसके बाद मांसपेशियों की वृद्धि, ये भी आता है, किस में आता है, ये भी शारीरिक विकास का क्षेत्र में आता है, क्योंकि ये भी सब शरीर का विकास से ही रिलेटेड है ना, एक बच्चे का शरीर में ही सारा पाया जाता है ना। फिर ये क्या, इंडोक्राइन जो ग्लैंड्स है ना, ये भी क्या शारीरिक विकास से संबंधित है। तो क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए ये सारा क्वेश्चन मेरा थ्योरी में करवाया हुआ है, अब देखिए जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं मैक्सिमम आपको 99% मेरा थ्योरी में मिल जाएगा, ठीक है। तो अब सोचिए कितना अच्छा तरीका से थ्योरी आप लोग को हम पढ़ाएं, समझाएं, दिए हैं, और कितना पूरा वन बाय लाइन करके पॉइंट बाय पॉइंट दिए हैं, पूरा समझाएं, आप लोग खुद देख लीजिएगा, जो भी थ्योरी क्लास नहीं किए होंगे पूरा प्लेलिस्ट में बना हुआ है। और बता देता आप लोगों को, अगर जिनको भी अपना सीटेट का पेड कोर्स लेना है, ये जेटेट का, तो वो ले सकते हैं एप्लीकेशन में, अभी मात्र क्या 599 में, क्या 599 में ऑफर है 1 to 5 के लिए, और 6 to 8 के लिए कितना है,
दोनों का, साइंस सोशल साइंस, इसका 699 रुपया है। जिनको भी लेना है, हमारा एप्लीकेशन कौन सा है, तो टीचिंग एकेडमी का जो एप्लीकेशन है वह प्ले स्टोर में किस नाम से है, प्ले स्टोर में BA DLED नोट्स और लेसन प्लान के नाम से है, ठीक है ना। तो उसको डाउनलोड कीजिए, उसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सारा कुछ व्हाट्सएप ग्रुप का भी दिया हुआ है लिंक, व्हाट्सएप चैनल का भी दिया हुआ है, उसमें आप लोग जुड़िए, सारा कुछ का अपडेट भी मिलेगा। तो जो भी चाहते हैं कोर्स लेना, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और आप कोर्स को जल्दी से परचेज कर लीजिए, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं जितना अच्छा से हम सारा कुछ करवा रहे हैं ना, और दूसरे प्लेटफॉर्म में शायद ही आपको मिलेगा, और इतना कम दाम में तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको सिर्फ 400-500 रुपया में यहाँ पे सिर्फ नोट्स बेच रहे हैं, PDF मिल रहा है, और यहाँ पे आपको पूरा वीडियो लेक्चर मिल रहा है, PDF में मिल रहा है, सारा कुछ मिल रहा है। चलिए अब अगला क्वेश्चन में जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, शारीरिक विकास का संबंध नहीं है। शारीरिक विकास का संबंध किससे नहीं है, देखिए क्या बोल रहा है, शारीरिक विकास का संबंध किससे नहीं है। देखिए शरीर के भार, ये तो शारीरिक विकास से संबंधित है। फिर एक कंकाल तंत्र, ये भी आपका शारीरिक विकास से संबंधित है। फिर मांसपेशियों की वृद्धि, ये भी आपका शारीरिक विकास से संबंधित है। तो कौन नहीं, ऑप्शन बी बुद्धि। क्या ये आपका शारीरिक विकास से संबंधित है, नहीं। बुद्धि किससे है, तो ये आपका मानसिक विकास से संबंधित है। किससे, मानसिक, मानसिक विकास। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा नहीं संबंधित है, तो ये वाला ऑप्शन बी, बुद्धि आपका शारीरिक विकास से संबंधित नहीं है। बुद्धि किससे संबंधित है, तो बुद्धि हमारा मानसिक विकास से संबंधित है, क्योंकि एक बच्चे का जब मानसिक विकास होता है तो उसका बुद्धि का विकास होता है, किसी का बुद्धि कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोलते बोलते पानी प्यास लग जाता है, इसलिए बीच में पानी पीना पड़ता है, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला कथन क्या है, मानव अपने पूरे जीवन काल में गतिवाचक, वही मतलब गत्यात्मक जो बोलते हैं, कॉग्निटिव और संज्ञानात्मक क्षेत्र में नई चीजें सीखने और स्मरण रखने में सक्षम है। यह कथन सही है। जब एक बालक का ना ये गत्यात्मक या संज्ञानात्मक विकास होता है, तो वो अपने जीवन में पूरे जीवन कुछ ना कुछ नया सीखता है, समझता है और करता है, ठीक ना। तो यह कथन क्या है, ये कथन आपका सही है। उसके बाद क्या बोल रहा है, एक गंभीर रूप से पीड़ित बच एक गंभीर रूप से पीड़ित बचपन के परिणामों को बाद में के वर्षों में आसानी से बदला जा सकता है। क्या यह सही है, अगर कोई बच्चा बचपन में बहुत मतलब गंभीर रूप से पीड़ित है, तो उसको बाद में क्या बहुत ही आसानी से सही किया जा सकता है, नहीं। अगर यहाँ तो क्या बोल रहा है, आसानी से, इतना भी आसान नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। तो ये कथन आपका सही नहीं है, ये कथन आपका गलत है। तो क्या बोल रहा है, पहला आपका सही है, दूसरा गलत है। अब कौन सा ऑप्शन है, देखिए दोनों सही है, नहीं, दोनों सही है, गलत। पहला सही है और दूसरा गलत है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, ए सही है और आर गलत है, असर्शन सही है, रीजन गलत है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल नहीं है। देखिए फाइन मोटर स्किल नहीं है। फाइन मोटर स्किल में पूरा अच्छा से थ्योरी में पढ़ाया है। फाइन मोटर स्किल में क्या होता था, उसमें हम लोग जो हमारे शरीर का छोटी मांसपेशियां है ना, जो नॉर्मल मांसपेशियां है, जो उनका यूज करते हैं, मतलब छोटी छोटी जो मांसपेशियां, किसका, जो नरम मांसपेशियां है, मतलब जैसे उंगली का, उसमें उंगली का यूज करते हैं। तो ये बोल रहा है किसमें मेरा उंगली का यूज नहीं होता है, ठीक ना।
कौन सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल नहीं है, फाइन मोटर स्किल नहीं है। देखिए वस्तु को पकड़ना, अगर हम लोग वस्तु को पकड़ते हैं तो इसमें देखिए जैसे मान लीजिए ये हम पेन को पकड़े हैं, ठीक है ना, ये पेन को पकड़े हैं, वस्तु को पकड़े हैं, तो क्या इसमें उंगली से पकड़ रहे हैं ना, तो उंगली से जो पकड़ रही है तो जितना भी हम अपना फिंगर से पकड़ते हैं सारा किस में आता है, आपको फाइन मोटर स्किल में आता है। तो वस्तु को पकड़ना तो यह किस में आ जाएगा, फाइन मोटर स्किल में आ जाएगा। फिर देखिए उसके बाद बटन लगाना, जैसे मान लीजिए हम लोग शर्ट का बटन को लगाते हैं, ठीक ना, शर्ट का बटन लगाते हैं, इसमें फिंगर का भी यूज होता है, तो क्या फाइन मोटर स्किल, तो ये भी किस में आ जाएगा, ये भी आ जाएगा आपका फाइन मोटर स्किल में। फिर देखिए भोजन भी करते हैं तो आप इसमें भी भोजन खाना खाते हैं तो इसमें भी फिंगर का यूज होता है कि नहीं होता है, तो फिंगर का यूज होता है, तो ये भी मेरा किस में, फाइन मोटर स्किल में आ जाएगा। लेकिन क्या बोल रहा है कि नहीं है, तो यहाँ नेगेटिव वाला बताना कौन, ये सब देखिए ये जितना है ना सूक्ष्म क्रियात्मक, ये सब क्या है, ये जो आपका ये वाला और ये दोनों, ये सब क्या है आपका फाइन मोटर स्किल है, फाइन मोटर स्किल ये वाला है, ठीक है ना। और यहाँ देखिए ऑप्शन बी कूदना, इसमें क्या हमारी शरीर की बड़ी मांसपेशियों का यूज हो रहा है, जैसे कोई कूद रहे हैं तो उसमें क्या पैर की मांसपेशियों का यूज हो रहा है, तो पैर क्या हमारी बड़ी मांसपेशियां है, तो ये वाला किस में आ जाएगा, ये ग्रॉस मोटर स्किल में आ जाएगा, ठीक है ना, तो ये वाला नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन कौन होगा, ये किस में आता है, ये आता है आपका ग्रॉस मोटर स्किल में आता है, ये और ये सब किस में आता है आपका फाइन मोटर स्किल में। चलिए एक थोड़ा सा हम इसका डिटेल से बता देते हैं याद रखने के लिए कि कौन सा, ऐसे तो आप लोग समझ गए होंगे, इसमें फिंगर का यूज करते हैं, छोटी मांस पसलिया का यूज करते हैं, जो फिंगर का यूज करते हैं वो किस में आता है आपका फाइन मोटर स्किल में आता है, किसमें, सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल में आता है, ठीक ना, और जिसमें अपनी पैर का यूज करेंगे, ज्यादा बड़ी मांसपेशियों का यूज करेंगे, वो आपका ग्रॉस मोटर स्किल में आ जाएगा। चलिए आगे हम इसका डाटा आपको देते हैं पूरा, देखिए पूरा डाटा दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आप लोग को याद रखने में आसानी होगा। देखिए मोटर स्किल, कौन सा क्रियात्मक मोटर स्किल कितना तरह का होता है, तो दो तरह का होता है, कौन कौन होता है, तो एक स्थूल स्थूल क्रियात्मक कौशल, ये थ्योरी में सारा कुछ हम करवाए हैं, पूरा डायग्राम के साथ दिखाए हैं, जैसे कोई बच्चा कैंची से काट रहा है पेपर तो किस में आ जाएगा, फाइन मोटर स्किल में, रोटी चपाती को फाड़ तोड़ रहा है, कागज फाड़ रहा है, ये सारा कुछ फिगर के साथ, फिर कोई रनिंग कर रहा है, जंपिंग कर रहा है, ये सारा कुछ फोटो के साथ हम बताए हैं पूरा अच्छा से, सारा थ्योरी में करवाए हैं, ठीक ना। देखिए फिर ये चलना, अगर चलते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं, भागते हैं, तो क्या इसमें हमारा पैर का यूज होता है, बड़ी मांसपेशी का यूज होता है, तो किसमें आ जाएगा, ये सब मोटर स्किल में आ जाएगा, ग्रॉस मोटर स्किल में। कूदने में भी, पैरों से प्रहार करने में, फिर आत्मविश्वास से स्वयं में चल पाना, खुद से भी चलते हैं तो भी किसमें आ जाएगा, ये सारा कुछ आपका आ जाएगा ग्रॉस मोटर स्किल में, ठीक ना, इसमें आ जाएगा। ये सब याद रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम्पल जो है ना पूछेगा आपका डायरेक्ट, ये तो पूछा हुआ है ना। उसके बाद देखिए सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल में कौन कौन सा आता है, जैसे फिंगर, वस्तु को पकड़ रहे हैं तो फिंगर का यूज हो रहा है, तो फाइन मोटर स्किल में आ जाएगा। छोटी पसलिया का यूज कर रहे हैं, छोटी मांसपेशिया का। फिर किसी चीज को उठा, जैसे पेन को उठाए हैं, किसी चीज को जांच रहे हैं, परख रहे हैं, देख रहे हैं, तो ये सब किस में आ जाएगा, जैसे देख रहे हैं, पकड़ के देख रहे हैं ना, जांच रहे हैं, तो किस में आ जाएगा, सारा आपका फाइन मोटर स्किल में आ जाएगा। फिर बटन लगाना बता चुके, फिर चम्मच से गिलास पकड़ना सिर्फ फिंगर का यूज करते हैं। फिर खाना, खुद से भोजन खाना, ये भी आपका किस में आ जाएगा, फाइन मोटर स्किल में आ जाएगा। फिर लिखने में, यही बताए थे, लिखने में, बुनाई कढ़ाई करने में, सब किस में आ जाता है, फाइन मोटर स्किल में आ जाएगा। फिर बटन और जिप लगाना, ये बता चुके हैं, सब किस में आता है, आपका फाइन मोटर स्किल में आ जाएगा। ये जितना भी एग्जाम्पल रहेगा आप आराम से एक बार इसको ठीक से देख लीजिए, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा एग्जाम में, आप तुरंत बता लीजिएगा कि कौन किस में आता है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन में जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अभी तुरंत बताएं, उसी से रिलेटेड है। डैश स्थूल गत्यात्मक चलान कौशल का उदाहरण है, जबकि डैश सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल की आवश्यकता होती है। देखिए यहाँ बोल रहा है स्थूल, मतलब इसमें क्या ग्रॉस मोटर स्किल का यूज करना है, मतलब इसमें पैर की पसलिया का यूज करना है, पैर से बड़ी मांसपेशियों का यूज करना है। तो किसमें होगा पैर का यूज, कि हम किसी चीज को निचोड़ेंगे तो होगा, पैर का यूज नहीं होगा। किसी चीज को पकड़ेंगे तो क्या पैर का यूज होगा, ये भी नहीं होगा। फिर आड़ी तिरछी रेखाएं बनाना, वो तो फिंगर से करते हैं, तो क्या ये किस में आ जाएगा, ये सब फाइन मोटर स्किल में आ जाएगा। लेकिन पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, स्थूल, तो ये किस में, भागना जो है ना, ये इसी से आप देखते हैं, आप पहला ऑप्शन से ही लगा सकते हैं, क्योंकि जो पहला ऑप्शन तीनों है ना, ये तीनों आपका किस में, फाइन मोटर स्किल में है। लेकिन जो भागना है ये ग्रॉस मोटर स्किल है, इसमें अपना पैर का मांसपेशी का यूज होता है, पैर का पसलिया का यूज होता है, बड़ी मांसपेशी का यूज होता है। फिर देखिए चित्र बनाना, उसके बाद ये सूक्ष्म में आ जाएगा, क्योंकि चित्र बनाने में क्या फिंगर का यूज, मान लीजिए कुछ चित्र बना रहे हैं, ठीक ना,
तो इसमें देख रहे हैं फिंगर से पेन को पकड़ते हैं, फिंगर का यूज करते हैं, तो ये किस में आ जाएगा, चित्र बनाना आपका सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल में आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ रहा है, देखिए कितना अच्छा तरीके से पूरा समझा रहे हैं, और सारा क्वेश्चन आपका पूछा हुआ किसी न किसी एग्जाम में, और सारा थ्योरी से भी मैच कर रहा है। उसके बाद देखिए बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है, किससे होता है बताइए। देखिए बालक का सामाजिक विकास किससे प्रभावित होता है, तो बालक का सामाजिक विकास, क्योंकि देखिए सामाजिक वो तो आपका बाह्य कारक में आ गया ना, ठीक ना, तो किसमें, सामाजिक आर्थिक स्तर से तो होता ही है, समाज में समाज का स्तर कैसा है उससे तो होगा। बच्चा का एक बालक का जो सामाजिक विकास है उस पर तो डिपेंड करेगा है। फिर सामाजिक विकास में क्या, विद्यालय, विद्यालय में हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे अपने दोस्त के साथ रहते हैं, शिक्षक के साथ रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ भी एक बच्चे का सामाजिक विकास होता है, मतलब एक तरह से वो बोल सकते हैं वो भी समाज ही है, ठीक ना। फिर परिवार भी, ये भी होता है, इससे भी होता है, तो बालक का सामाजिक विकास सबसे होता है। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन, ऑप्शन इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी आपका सारा सही हो जाएगा, ठीक ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन, एक मिनट रुकिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, जैसे जैसे शिशु विकसित होता है, क्या होता है, जैसे जैसे शिशु विकसित होता है वैसे वैसे उसकी मानसिक क्षमता क्या होती है। अगर बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा तो उसका क्या होगा, अवरुद्ध होगा, मतलब रुक जाएगा, ऐसा होता है क्या। अगर बच्चा बढ़ेगा तो उसका मानसिक क्षमता क्या, बढ़ना चाहिए, ना कि रुकना चाहिए, घटना चाहिए। तो यहाँ बोल रहा है अवरुद्ध हो जाता है, मतलब क्या, रुक जाता है। कैसा होगा, रुकना, रुक जाना। तो ऐसा होगा क्या, नहीं ये भी नहीं होगा। घटती बढ़ती है, घटेगा बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, ऐसा नहीं होता है। फिर यहाँ बोल रहा है घटती है, ये भी नहीं होगा, घटेगा नहीं, इंक्रीज होगा, यहाँ बोल रहा है डिक्रीज होगा, बढ़ेगा, ऐसा नहीं, यहाँ बोल रहा है घटेगा, ऐसा नहीं है, क्या होगा, बढ़ेगा। ये ऑप्शन आपका सही है। आप खुद सोचिए कि बच्चा छोटा से बड़ा हो रहा है, ठीक ना, छोटा से बड़ा होगा, जैसे जैसे छोटा बच्चा छोटा से बड़ा हो रहा है, जैसे जैसे उसका उम्र बढ़ रहा है तो उसका मानसिक विकास तो भी बढ़ेगा ना, तो घटेगा नहीं। तो मैक्सिमम में आपका बोल रहा है, इसमें बोल रहा है रुक जाएगा, इसमें बोल रहा है घटेगा, इसमें बोल रहा है घटेगा, तो ये तीनों ऑप्शन क्या गलत है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। जैसे जैसे बच्चे का विकास होगा, बढ़ेगा, उसका मानसिक क्षमता क्या होगा, बढ़ती है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या बोल रहा है, एक अध्यापक के लिए महत्वपूर्ण है कि वह बच्चों की पर संज्ञान क्षमताओं के विकास पर बल दे। हाँ सही बात है, जो बच्चा का सारा सोचने समझने का जितना भी जो एक्टिविटी करता है उसका क्षमता है उस पर उसको ध्यान देना चाहिए। तो ये कथन कहीं ना कहीं सही है, ठीक ना। उसके बाद क्या बोल रहा है, जब बच्चे अपनी धारणाओं और चिंतन के बारे में जागरूक हो जाते हैं तब वे अपने अध्ययन के नियमन में और अधिक योग्य हो जाते हैं। ये भी कथन सही है, कहीं ना कहीं जब बच्चा होता है ना, खुद से अपना चिंतन मनन करता है, सोचता है, समझता है, उसमें एक्सपेरिमेंट करता है, तो वो अपना अध्ययन में और अधिक अच्छा से, मतलब डीपली करता है, ठीक ना। तो और उसमें वह क्या परिपक्व हो जाता है, अधिक योग्य हो जाता है। तो क्या आपका क्या हो जाएगा, दोनों कथन आपका सही हो जाएगा, और व्याख्या भी सही तरीके से। देखिए पहला क्या बोल रहा है आपका, ए और बी दोनों सही है, ये भी सही है, ये भी बोल रहा है सही है, लेकिन क्या बोल रहा है, सही व्याख्या कर रहा है, हाँ बिल्कुल व्याख्या तो सही कर रहा है, क्योंकि सारा कुछ उसके बारे में बता रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए सही व्याख्या करता है जो, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। असर्शन और रीजन, ए और बी दोनों सही है, और ये उसका सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना। क्या बोल रहा है, बच्चों में सृजनात्मकता मतलब उसमें जो क्रिएटिविटी का डेवलपमेंट होता है कोई चिल्ड्रन में, कोई चाइल्ड में, विकास करना विकास के किस आयाम से संबंधित है।
ये विकास के आयाम में हम बताए थे आपको, सारा थ्योरी में बताए थे, ठीक ना। किससे संबंधित है? तो शारीरिक विकास में क्या शारीरिक विकास में होता है? शारीरिक विकास में बच्चा का सृजनात्मकता का विकास होता है? ऐसा नहीं होता, वो तो अलग ही है। सृजनात्मकता एक विकास ही है, खुद अलग आयाम है, ठीक ना। तो ये भी नहीं होगा। मानसिक, ये भी नहीं होगा, मानसिक विकास भी नहीं। सामाजिक, ये भी नहीं आएगा। वो किस में आ जाएगा? आपका नैतिकता में आ जाएगा। बच्चे का जो नैतिक, ये सृजनात्मक विकास करना है ना, किस में, किस आयाम से संबंधित है? तो नैतिकता वाला, इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा। नहीं नहीं, आप देखिए आपका अब क्या बोल रहा है, सृजनात्मकता ना बोल रहा है, तो आपका नैतिकता ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, शारीरिक विकास से नहीं होगा आपका। ये क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है? बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना विकास के किस आयाम से संबंधित है? तो कहीं अगर उसका क्रिएटिविटी का बात आएगा तो कहीं शारीरिक विकास से नहीं, क्योंकि मान लीजिए कोई बच्चा छोटा है, बड़ा है, कोई मोटा पतला है, तो वो क्या, वो क्रिएटिविटी, अगर वो बड़ा है, मोटा तगड़ा, तो उसमें थोड़ी ना जरूरी कि क्रिएटिविटी ज़्यादा होगा। तो ऐसा नहीं है, तो ये आपका नहीं होगा। क्रिएटिविटी मतलब वो अपने दिमाग का यूज़ कर रहा है, अपने दिमाग से थोड़ा। मान लीजिए आप किसी बच्चा को कुछ करने के लिए देते हैं कि नहीं ये बना के ला, तो कुछ ड्राइंग बनाने के लिए देते हैं या कुछ और क्राफ्ट बनाने के लिए देते हैं, तो उसमें अपना क्रिएटिविटी को दिखाता है, तो उसमें क्या करता है, अपना दिमाग का यूज़ करता है। तो ये अब किस में आ जाएगा आपका, ये किस में आ जाएगा? ये आपका मानसिक विकास में आ जाएगा, ठीक ना। जो बच्चे का क्रिएटिविटी किस में आ जाएगा? मानसिक विकास में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, मानसिक। बच्चों में सृजनात्मक का विकास करना विकास के किस आयाम से? तो विकास का जो मानसिक आयाम है, इससे संबंधित है, ठीक ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद क्या बोला, देखिए, बच्चों के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाला विकास। संवेगात्मक विकास मतलब कि बच्चा जल्दी गुस्सा हो जाता है, क्रोधित हो जाता है, किसी को डर लगता है, तुरंत किसी से डरता है, तो ये सब का जो प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो स्वास्थ्य, क्या स्वास्थ्य और शारीरिक विकास, ये भी कहीं ना कहीं बच्चा को, जैसे बच्चा थोड़ा कमजोर है, स्वास्थ्य रूप शारीरिक रूप से कमजोर है, तो उसको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ करने में डर लगेगा, तो वो कहीं ना कहीं वो संवेगात्मक विकास इससे प्रभावित होगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोल रहा है? पारिवारिक वातावरण और आपसी संबंध, ये भी कहीं ना कहीं बच्चे का जो संवेगात्मक विकास है ना, उसको प्रभावित करेगा। और हम लोग ये सब देखे भी थे, एक बच्चे का जो संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाला कारक में ये सारा कुछ हम लोग देखे थे, ठीक है ना। तो ये भी आपका हो जाएगा, ये भी होता है। उसके बाद क्या बोल रहा है? जो एक बच्चे का संवेगात्मक विकास है उसको प्रभावित करने वाला कारक में जो पास पड़ोस है, समुदाय हो और जो समाज है, ये भी कहीं ना कहीं बच्चे का, एक बच्चे का सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। सारा कुछ हम थ्योरी में देखे थे, आप देखिएगा थ्योरी में सारा कुछ लिखा हुआ है। उसमें जो एक सब हेडिंग होगा, ये संवेगात्मक विकास के जो विकास के विभिन्न आयाम हम बता रहे थे, उसमें संवेगात्मक विकास के बारे में बताए थे, फिर उस लास्ट में बताए थे संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाला कारक, उसमें आपको ये सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक ना। तो कौन सा हो जाएगा इसका ऑप्शन? करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए आज जितना कुछ भी हम क्वेश्चन करवा रहे हैं, सारा कुछ मैक्सिमम थ्योरी से मिल रहा है। आप सोचिए कितना अच्छा थ्योरी आप लोग को हम दिए हैं, सारा कुछ। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन भावनात्मक लगाव को दर्शाता है? कौन सा दर्शाता है भावनात्मक लगाव को? मतलब जो इमोशनल अटैचमेंट होता है ना, इमोशनल अटैचमेंट को कौन दर्शाता है? चलना सिखाना। क्या मान लीजिए कुछ चल रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो क्या इसमें कहीं पे भावनात्मक लगाव को दर्शाया जा रहा है? नहीं। चलने से तो कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं होगा, तो ये तो आपका होगा नहीं। उसके बाद क्या भाषा का विकास? क्या भाषा का विकास हो जाएगा कि बच्चा अच्छा से बोलने के लिए सीख जाएगा, बोलने के लिए, पढ़ने के लिए सीख जाएगा, तो क्या उससे उसका इमोशनल अटैचमेंट हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है कुछ, ठीक ना। तो ये भी आपका नहीं होगा। भोजन करना सीखना, क्या कोई भोजन करने के लिए सीखेगा तो उससे भावनात्मक लगाव होगा उसका, या भावनात्मक लगाव को दर्शाएगा? भोजन करने के लिए सीखेगा तो नहीं, ये भी नहीं होगा। मान लीजिए आप ही खाते हैं या कोई खाता है, तो क्या उससे वो आपका भावनात्मक लगाव को दर्शाता है? नहीं ना दर्शाता है, तो ये ऑप्शन भी गलत है, ठीक ना। उसके बाद देखिए चौथा ऑप्शन क्या बोल रहा है? अलग होने की घबराहट। हाँ, देखिए होता क्या है ना, किसी से आप अलग होते हैं,
तो ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, अलग होने की घबराहट। ये आपका भावनात्मक लगाव को दिखाता है, इमोशनल अटैचमेंट को दिखाता है। एक एग्जांपल देख रहे हैं हम, मतलब पूरा प्रैक्टिकल एग्जांपल देख रहे हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए कोई दो फ्रेंड होते हैं, मतलब बोल सकते हैं गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, दोनों जब ब्रेकअप होता है तो देखते हैं ना, दोनों क्यों, मतलब क्यों एक दूसरे से अलग होने के बाद प्रॉब्लम क्यों होती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से कैसे इमोशनली अटैच होते हैं, ठीक ना। तो भावनात्मक रूप दोनों में, जो भावनात्मक लगाव होता है ना, बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए वो दोनों एक दूसरे से जब अलग होते हैं तो कहीं ना कहीं जो घबराहट होती है और भावनात्मक लगाव होता है, इसलिए होता है। ठीक है, तो वही बोल रहा है, अलग होने की घबराहट है, जब वे एक दूसरे से अलग होते हैं, अलग हो रहे हैं, तो उनको भावनात्मक लगाव को ये दर्शाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन बालक में नैतिक मूल्यों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब बताइए, जो एक बालक का नैतिक मूल्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका कौन कौन निभाता है। देखिए, अगर बच्चा प्रार्थना कर रहा है, ठीक ना, तो क्या वह नैतिक मूल्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए, आप लोग अक्सर देखते होंगे, जैसे मान लीजिए स्कूल में प्रेयर होता है, प्रार्थना होता है ना, तो कुछ बच्चे लोग प्रार्थना तो करते हैं, कुछ लोग बदमाशी करते हैं, बात करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये उनके नैतिक मूल्य को दर्शाता है, ठीक ना। उसके बाद सही समाजीकरण, हाँ, समाजीकरण सही से उसको प्रॉपर सोशलाइजेशन नहीं मिलेगा, तो भी यह नैतिक मूल्य को, भूमिका को दर्शाएगा। और बुद्धि, ये भी, अगर जो बच्चा बुद्धिमान रहेगा, थोड़ा अच्छा रहेगा, अपना बुद्धि का यूज करेगा, तो ये भी कहीं ना कहीं नैतिक मूल्य को प्रभावित करता है, नैतिक मूल्य के विकास को दर्शाता है, ठीक है ना। तो ये भी आपका सही है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सभी विकल्प सही है, ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, और ज़्यादा क्वेश्चन आपका नहीं बचा हुआ है। लगभग कितना क्वेश्चन और बचा हुआ है देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर शायद 80 तक है ना। ठीक है, तो अब लगभग 8 क्वेश्चन और बचा हुआ है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, चरित्र का विकास होता है, किससे होता है चरित्र का विकास। इच्छा शक्ति के द्वारा, विल पावर के द्वारा। तो देखिए, होता क्या है ना, इच्छा शक्ति के द्वारा, जैसे कुछ लोग लेट से उठने का आदत होता है, लेकिन कुछ लोग बोलता है कि नहीं, हम इतना, मेरा विल पावर है कि नहीं, हम इतना बजे उठ ही जाएंगे, अलार्म नहीं भी लगाएंगे तो भी उठ ही जाएंगे। तो कहीं ना कहीं विल पावर भी ना, तो जो जल्दी उठ रहा है तो एक उसका चरित्र का गुण बता रहा है ना, तो कहीं ना कहीं जो इच्छा शक्ति है ना, इच्छा शक्ति के द्वारा भी चरित्र का विकास को दर्शाया जाता है, उसके द्वारा भी चरित्र का विकास होता है। उसके बाद क्या, बातें और व्यवहार, आप किस तरह से किसके साथ व्यवहार करते हैं, कैसे बात करते हैं। जैसे आप, आपसे बड़े हैं तो उनको आप रिस्पेक्ट नहीं दीजिएगा, तो बोलेंगे कि नहीं, इनका बिहेवियर सही नहीं है, कैरेक्टर सही नहीं है, तो ऐसा होता है ना। तो कहीं ना कहीं जो अब बात है, या फिर किसी से बात करते हैं, किस तरह से बिहेव करते हैं, बर्ताव करते हैं, ये सारा कुछ भी एक आपका चरित्र के विकास को दर्शाता है। उसके बाद क्या, नैतिकता भी, ये भी दर्शाएगा आपके, अब क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब भी आपको समझना पड़ेगा ना। तो ये भी कहीं ना कहीं आपके चरित्र के बारे में दर्शाता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। कौन सा, ऑप्शन डी आपका सही है। चरित्र का विकास ये सभी से होता है, इसके द्वारा भी होता है, इसके द्वारा भी, और इसके द्वारा भी होता है। ठीक ना, आप लोग को सब समझ में आ रहा है, क्योंकि जितना भी हम क्वेश्चन करवा रहे हैं सारा थ्योरी से है। और हर क्वेश्चन आपको देखिए, देखने के बाद तुरंत आप प्रैक्टिकल लाइफ से, बस एग्जाम्पल आप खुद को समझिए, प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़िए। जितना ज़्यादा आप जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़िए, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि सीडीपी में वही है, आप जितना ज़्यादा चीज़ों को आप खुद का प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ के देखिएगा ना, उतना जल्दी आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है, देखिए, सही और गलत की समझ होना यह विकास का हिस्सा है। कौन सा विकास का हिस्सा है, सही या गलत। ये देखिए, जब हम आपको ना नैतिक विकास के बारे में पढ़ाए थे, तो उसमें बोले थे कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या खराब है। ये सब में जो फर्क कैसे कर पाते, जब एक बच्चे में नैतिक विकास होगा ना, तभी वह क्या अच्छा है, क्या गलत है, इसमें फर्क महसूस कर पाएगा, फर्क बता पाएगा। ठीक है ना, तो ये किस में हो जाएगा आपका, नैतिक विकास, ये ऑप्शन।
ऑप्शन सी। सांस्कृतिक में तो नहीं होगा, सामाजिक में होगा क्या? नहीं। सही जो सही या गलत है उसकी समझ किस में होता है? नैतिक विकास में होता है। व्यावसायिक तो ये तो ऐसा कुछ होता नहीं है, बताए भी नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। देखिए सारा क्वेश्चन जितना भी करवा रहे हैं सारे मेरी थ्योरी में आपको मिल जाएगा। जितना अच्छा से थ्योरी पूरा स्ट्रक्चर वे में हम दिए हैं ना। अब थ्योरी तक क्लास अभी तक नहीं किए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। फिर एप्लीकेशन में भी सारा प्लेलिस्ट हम अलग अलग बना दे रहे हैं। ठीक ना? सारा एप्लीकेशन से भी पेड कोर्स जो ज्वाइन नहीं किए जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, पूरा अच्छा तरीके से पढ़ाया जा रहा है एप्लीकेशन पर। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सह पाठ्यक्रम गतिविधियां अधिकतर संबंधित है। देखिए सह पाठ्यक्रम गतिविधियां ये कौन सा होता है जानते हैं आप लोग? जैसे आप लोग अभी बहुत को स्कूल में पढ़ाते होंगे तो देखते होंगे ना। 15 अगस्त में, 26 जनवरी में प्रोग्राम होता है या फिर और कोई फंक्शन होता है, टीचर्स डे में, चिल्ड्रंस डे में। तो ये जो सारा एक्टिविटी कराया जाता है ना, जैसे क्या क्या मान लीजिए अलग से डांस करवाना प्रोग्राम होता है। ये सारा कुछ जो एक्टिविटी किस में आता है? ये सारा एक्टिविटी आपका इसमें आता है, सब पाठ्यक्रम गतिविधियाँ। तो ये सब गतिविधियाँ करवाने से क्या होता है? क्या क्यों जरूरी है, किससे संबंधित है, वही देख रहा है। क्या बोल रहा है? छात्रों का मानसिक विकास। क्या बोल रहा है? ये सब करवाने से छात्रों का मानसिक विकास होता है। अच्छा मान लीजिए ये सारा एक्टिविटी करवाएंगे, ठीक है ना, डांस करवा रहे हैं, ठीक है, गाना प्रोग्राम हो रहा है, सॉन्ग, तो क्या इससे बच्चे का सिर्फ मानसिक विकास हो रहा है? ऐसा तो नहीं है सिर्फ मानसिक विकास होगा, तो ये नहीं हो सकता है, ठीक है ना। फिर देखिए क्या बोल रहा है ऑप्शन नंबर सी। शिक्षण संस्थानों का विकास, क्या इससे जो स्कूल कॉलेज रहता है उसका विकास होता है? ऐसा नहीं बोल सकते हम, ठीक ना, कि ये सब एक्टिविटी करवाने से स्कूल कॉलेज का विकास होगा। फिर क्या बोल रहा है? छात्रों का व्यावसायिक विकास, क्या इससे छात्रों का व्यावसायिक विकास? ऐसा भी नहीं बोल सकते हैं कि ये सब करवाने से सिर्फ छात्रों का व्यावसायिक विकास होगा। ये सब करने से क्या होता है? बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट। क्या होता है? होलिस्टिक डेवलपमेंट। क्योंकि देखिए बच्चा स्कूल या कॉलेज में जाता है तो पढ़ता तो है, पढ़ाई का तो ज्ञान होता है, लेकिन उसके साथ साथ और भी हर तरह का विकास होना चाहिए, ठीक ना। तो ये सारा कुछ एक्टिविटी होता है, तो बच्चा फ्री माइंड होकर सारा कुछ का उसमें डेवलपमेंट होता है। तो कहीं ना कहीं इससे क्या होता है? छात्रों का सर्वांगीण विकास होता था। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है? कौन विकास और अधिगम के बीच जो संबंध है उसको देखिए क्या बोल रहा है, विकास और अधिगम के बीच संबंध। ये टॉपिक भी हम पढ़ाए आपको लास्ट में, तो उसी से इसका आंसर देखिए। अधिगम विकास का ध्यान रखे बिना कठिन लगे। क्या ऐसा होता है? अधिगम विकास का ध्यान रखे बिना कठिन लगता है। विकास एवं अधिगम आपस में अंतः संबंध और अंतः निर्भर होते हैं, ये कथन सही है। ये हम लिखाए भी है। जो विकास और अधिगम का जो संबंध है ना, उसमें हम 10 पॉइंट बताए, उसमें एक पॉइंट ये भी है कि विकास और अधिगम आपस में क्या है? अंतः संबंध है और अंतः निर्भर है, मतलब एक दूसरे से संबंधित है। और कहीं ना कहीं जो अधिगम और विकास एक दूसरे के पूरक है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी है। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ये सही हो जाएगा। ये तो बोल रहा है विकास और अधिगम संबंधित नहीं है, गलत, संबंधित है, ठीक है ना। फिर क्या बोल रहा है? अधिगम की दर विकास की दर से अधिक होती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन अब नहीं बचा हुआ है, क्वेश्चन 5 क्वेश्चन शायद बचा हुआ है, 80 तक है ना। हाँ, देखिए ये भी क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं आप देख रहे हैं ना, सारा क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और सारा मेरे नोट्स जितना भी पढ़ा है सारा कुछ उसके अंदर ही पूछा हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है? कौन सा कथन ना विकास और अधिगम के बीच जो संबंध है उसको सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है? देखते हैं कौन कौन सा। विकास और अधिगम, क्या बोल रहे हैं? विकास और अधिगम मतलब विकास अधिगम से स्वतंत्र है, ऐसा क्या है? इसके पहले ही हम बोले ना, विकास और अधिगम एक दूसरे से अंतर निर्भर है, अंतर संबंधित है। तो यहाँ तो बोल रहा है स्वतंत्र है, ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं होगा। या दोनों संबंधित है, अंतर निर्भर है। फिर क्या बोल रहा है? विकास अधिगम सीखने पर निर्भर करता है। विकास अधिगम सीखने पर निर्भर करता है। चलिए देखते हैं, ये तो है सीखने पर निर्भर करता है, लेकिन क्या बोला फिर? अधिगम और विकास सामाजिक रूप से निर्मित होते हैं।
ऐसा होता है क्या? अधिगम और विकास सामाजिक रूप से निर्मित होते हैं? ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोला देखिए, अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित है। क्या बोल रहा है? अंतर संबंध है दोनों में। ये भी बोले हैं कि ये भी देखिए आप लोग को बताएं कि विकास और अधिगम में कैसा संबंध है। तो अ, विकास और अधिगम में जटिल संबंध है, ये पहला पॉइंट ही जब हम बता रहे थे दोनों के बीच में संबंध, तो पहला पॉइंट ही था। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित है, अंतर संबंध है दोनों में, ठीक है ना, अधिगम और विकास में। ये सारा क्वेश्चन आपको थ्योरी से मिल रहा है, सारा कुछ अच्छे तरीके से समझा रहे हैं, ठीक। आप लोगों को समझ में पूरा आ रहा है, कुछ भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो टफ क्वेश्चन तो एक भी होगा ही नहीं, सारा कुछ जो भी बता रहे हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, खराब लिखावट का निम्नलिखित किससे लेना देना नहीं है। देखिए यहाँ नहीं है, किससे लेना देना नहीं है। मान लीजिए जैसे मेरा ही हैंडराइटिंग खराब है, किसी बच्चे का हैंडराइटिंग खराब है, अच्छा से नहीं लिखता है, तो किससे लेना देना नहीं है। अगर हैंडराइटिंग खराब है तो क्या शारीरिक दृष्टि मतलब क्या, कहीं ना कहीं जो फिजिकल विजन मतलब उसमें आंख में प्रॉब्लम है, तो इससे तो लेना देना होगा ना। उसका जो बच्चा खराब लिख रहा है तो कहीं ना कहीं आंख से लेना देना है, यानी कि शारीरिक दृष्टि से लेना देना है। तो ये तो नहीं है, कहाँ बोल रहा है नहीं है, वो नेगेटिव आंसर यहाँ पूछ रहा है, लेकिन इसका तो लेना देना है खराब लिखावट से। उसके बाद क्या बोल रहा है देखिए, ये ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सी में क्या है, गलत मुद्रा। देखिए मान लीजिए कोई बच्चा गलत तरीके से बैठता है, देखते हैं ना, कोई बच्चा लोग सो कर पढ़ता है, पढ़ने का गलत तरीका है सो कर पढ़ता है। कोई मतलब सो कर लिख रहा है, सही तरीका से नहीं लिख रहा है, सही तरीका से नहीं पकड़ रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं गलत लिखावट का कारण है। तो ये भी आपका सही है, गलत मुद्रा ये भी आपका खराब लिखावट का कारण है, उससे भी इसका लेना देना है। उसके बाद देखिए थकावट। देखिए झारखंड टेट में पूछा हुआ है आपका 2012 में 6 to 8 में। थकावट देखिए, अगर मान लीजिए कोई बच्चा, जैसे हम भी होता है क्या ना कि पढ़ाते पढ़ाते थक जाते, तब देखिएगा जो लिखने का थोड़ा हैंडराइटिंग तो खराब है, लेकिन बोलने का भी थोड़ा जो आवाज़ है ना वो घट जाता है। तो थकने के बाद मान लीजिए बच्चा पूरा थका हुआ है दिन भर, तो उसको आप लिखने बोलिएगा तो कहीं ना कहीं वो हैंडराइटिंग सही से नहीं लिख पाएगा, उसका हैंडराइटिंग थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा, जितना अच्छा है उससे थोड़ा कम अच्छा रहेगा। तो कहीं ना ये इससे भी लिखावट पर प्रभाव पड़ता है। तो क्या इसमें आप बोल रहे हैं कौन सा लेना देना नहीं है, तो ये बुद्धि का लेना देना है क्या। ये बच्चे जो खराब लिखता है कहीं बुद्धि से उसका लेना देना नहीं है, ठीक है ना। ये मानसिक विकास से संबंधित होता है, ये इससे खराब लिखावट से इसका लेना देना नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, बुद्धि। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक ये भी आपका जेटेट में पूछा हुआ है 6 to 8 में। देखिए क्या बोला, एफ जी फ्रेंच मैथड, एक मेथड है, ठीक है ना, ये एक लिखने का मेथड है। एफ जी फ्रेंच मेथड एक मेथड का नाम है, ठीक है। ये मेथड नहीं बताए लेकिन बताएंगे आगे में। एफ जी फ्रेंच मेथड का प्रयोग निम्नलिखित किसकी शिक्षा देने के लिए किया जाता है। तो किसकी शिक्षा देने के लिए क्या था, अभी बोले ना, जो एफ जी फ्रेंच मेथड है इसका उपयोग हम लोग किसके लिए करते हैं। जो एफ जी फ्रेंच मेथड है उसका उपयोग हम लोग लिखने के लिए करते हैं, किसके लिए, तो लिखने के लिए करते हैं। तो देखिए ऑप्शन कौन सा यहाँ पे, बुनियादी गतिविधियां नहीं, पढ़ने के लिए तो नहीं, इसका उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं, लिखने के लिए करते हैं। सीधा सा पाठ पत्र ये नहीं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, जो भी एफ जी फ्रेंच मेथड है उसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, लिखने के लिए, लिखने वाला में होता है इसका, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, विद्यालयों में सह पाठ्योत्तर गतिविधियां क्यों आयोजित की जाती है। वही जो बताए थे ना, को एक्टिविटी जो 15 अगस्त 26 जनवरी ये सब जो होता है, क्या होता है, ये संस्था की प्रसिद्धि में सहायक होता है नहीं, इसे संस्था का क्या फेमस होता है ऐसा नहीं है। ये छात्र के समग्र विकास में सहायक, ये तो वही वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन देखिए अलग ये पूछा हुआ है। बोलने का वही है, बस लिखने का तरीका अलग है, मीनिंग कहीं ना कहीं वही निकल रहा है, ठीक है ना। ये होगा ऑप्शन, ये शुल्क लेने को न्यायोचित ठहराने में सहायक है ऐसा भी नहीं है, ठीक है ना, ये भी ऑप्शन गलत है। ये उन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो अध्ययन में रुचि नहीं रखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें सभी कोई पार्टिसिपेट करते हैं, जो पढ़ते हैं, कम पढ़ने में तेज है, ज़्यादा पढ़ने में तेज है। जैसे कुछ बच्चे क्या होता है कि पढ़ने में थोड़ा कम तेज है लेकिन ये सब एक्टिविटी में ज़्यादा तेज होते हैं, ठीक है ना। तो ये किस लिए जरूरी है, ये छात्र की समग्र ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, उसके लिए सहायक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये अब लास्ट क्वेश्चन है, क्या बच्चों के अच्छे चरित्र निर्माण के लिए क्या चाहिए,
क्या होना चाहिए, देखिए एक बच्चा का जो चरित्र का निर्माण है ना वो अच्छा होना चाहिए, तो उसके लिए क्या क्या जरूरी है। चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या बोल रहा है। अच्छे चरित्र निर्माण के लिए, बच्चा का जो चरित्र निर्माण अच्छा हो, उसके लिए क्या क्या जरूरी है। पाठ पुस्तकों में चरित्र निर्माण संबंधी पाठ होने चाहिए। ऐसा है क्या कि बच्चा की कोई पाठ पुस्तक में चरित्र निर्माण से संबंधित पाठ दे दे, अगर हो जाए उसमें लिखा हुआ रहेगा दिया जाएगा तो बच्चा का चरित्र उसे अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा होगा, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। फिर क्या बोल रहा है दूसरा, चरित्र निर्माण के लिए व्याख्यान दिए जाने चाहिए क्या, अगर हम उसमें कुछ लेक्चर देंगे, मतलब इससे रिलेटेड चरित्र निर्माण के बारे में टीचर आपको बता देंगे, लेक्चर दे देंगे, क्या उससे आपका चरित्र सही हो जाएगा, नहीं। ये भी जरूरी नहीं है, ठीक ना, कि लेक्चर दे दे और उससे सही हो जाएगा, तो ये भी कहीं ना कहीं गलत है। अब देखते हैं अगला ऑप्शन क्या है। कक्षा कक्ष गतिविधियां इस प्रकार से हो कि बच्चों को चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके। हाँ, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है ना, जो हम लोग कक्षा का जो इन्वायरमेंट है ना, ऐसा बनाना ही चाहिए कि बच्चा का खुद से उसमें जो भी उसका कैरेक्टर जो चरित्र का निर्माण है ना, खुद से वह अपने चरित्र का निर्माण कर सके। ऐसा हम लोग को क्लासरूम का अपना इन्वायरमेंट बनाकर रखना चाहिए। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, ये आपका सही हो जाएगा। ये भी नहीं कि महानुभव की जीवनियों को बच्चों को पढ़ाया जाएगा तो भी उसका कैरेक्टर सही हो जाएगा, ये भी जरूरी नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका आज का लास्ट क्लास था, ठीक ना, ये आपका आज का लास्ट क्लास था। तो देखिए ये जो पहला टॉपिक था हम लोग का जेटेट या फिर सीटेट का विकास की अवधारणा एवं अधिगम से उसका संबंध, यहाँ पे ये कंप्लीट हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि और भी हम देखेंगे आपका एग्जाम में क्या क्या पूछा हुआ है, कुछ अगर छूट गया है तो वो भी उसका जो प्लेलिस्ट है एप्लीकेशन का, उसमें फिर से कुछ ना वीडियो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना, तो फिर से जो भी कुछ अगर हमको लगेगा नहीं इसको भी पढ़ाना चाहिए, इसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है या पूछा है, तो उसको भी एक और दो क्लास हम लेके जब सिलेबस कंप्लीट कुछ एक्स्ट्रा क्लास उसमें और भी हम वीडियो को ऐड कर देंगे, ठीक ना, प्ले लिस्ट में। तो अब हम लोग जो नेक्स्ट क्लास में करेंगे ना, इसमें जो सेकेंड टॉपिक इसका है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। लेकिन आप लोग को फिर से बता दे रहे हैं कि अगर अभी तक आप लोग जो हमारा जो ऑफर चल रहा है अभी 599 में, 599 में 1 to 5 का, 1 to 5 का, और 699 में 6 to 8 का, 6 to 8 का। इसका अगर जेटेड का अभी तक कोर्स नहीं लिए हैं तो जल्दी से एप्लीकेशन में जाके परचेज कर लीजिए, क्योंकि ये अभी ऑफर चल रहा है, ऑफर कभी भी खत्म हो सकता है, ठीक है। क्योंकि आप लोग क्या करते हैं कि एग्जाम का नोटिफिकेशन आने के बाद ही पढ़ते हैं, तो लेकिन वैसा नहीं है, अभी से पढ़िए। क्योंकि आपको पता है ना कि देखिए सीटेट में आप देखिएगा तो अगर 10 लाख बच्चे एग्जाम देते तो उसमें 1 लाख बच्चे भी क्वालिफाई नहीं कर पाते, तो सोच लीजिए जेटेट तो आपको 9-10 साल के बाद होने वाला है। तो पहले उतना आसान था, अब तो और कितना टफ होगा। अगर आप लोग अभी से तैयारी नहीं कीजिएगा तो सोच लीजिए, जो बच्चे ने किन्हीं को लग रहा है कि हम अच्छे हैं पढ़ने में, वो बात अलग है कि 100 बच्चे में 5 बच्चे को लग रहा होगा, 10 बच्चे को लग रहा होगा, लेकिन ये जान लीजिए कि 90% बच्चे ऐसे हैं ना जो हर बार सीटेट में क्वालिफाई नहीं कर पाते, 1 मार्क्स 2 मार्क्स। तो आप इसीलिए आपके लिए अच्छा है कि ये पेड कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि देखिए 500-600 रुपये आप लोग के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इसके बाद लेने के बाद आप लोग सरकारी टीचर बन जाइएगा, एग्ज़ाम क्वालिफाई कीजिएगा, जब वैकेंसी आएगा तो अच्छा से आप लोग कर सकते हैं, ठीक ना। तो जितना जल्दी हो सकता है आप लोग कोर्स में इनरोल कर लीजिए। कौन सा एप्लीकेशन में, तो हमारा जो एप्लीकेशन है टीचिंग एकेडमी का, क्या नाम है, प्ले स्टोर में BA DLED नोट्स लेसन प्लान, जिसका डाउनलोड 50,000 से ज़्यादा है। उसमें से ये सीटेड जेटेड का नहीं, उसमें पूरा बीएड का सारा का जो सेमेस्टर है वो भी, उसका भी क्लास चलता है, हम उसका भी पढ़ाते हैं, ठीक ना। तो जल्दी से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।